हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिना खत्री आपका एस मिडिल कॉमर्स कॉलेज पानापुर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने कॉरपोरेट अकाउंट में एक यूनिट के बारे में डिस्कस किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 2, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम जैसे गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक उसी तरह से हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में शेयर की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रॉब्लम होती है कि शेयर की वैल्यू कितनी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि शेयर की वैल्यू बहुत ही उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी रखनी है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रखनी है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है कंपनी की, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, गुडविल कितनी है, ठीक है, फिर कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है, गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी कैसी है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो सारे शेयर की वैल्यू पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी रखनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कि शेयर की वैल्यू हमें क्या रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड आपको इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन इज नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, और उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है इसको। सेकंड वाली है इसको यील्ड मेथड, या तो फिर मार्केट वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर की हमने वीडियो बनाई थी वो आपने नहीं देखी है, तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अगर आपको गुडविल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखिए। ठीक है, और उसमें कोई आपको डाउट है या तो फिर क्वेरी है तो या आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर एक दूसरे पर डिपेंडेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन आपको गुडविल टाइप की ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपको गुडविल में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और आपको सारी वीडियो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की है वो देखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमने जैसे बताया कि इसमें शेयर की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो है नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी वाली है यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है, चलिए अब जो नेट एसेट्स मेथड है, ठीक है, इसमें देखिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो यूनिट है आपका एकदम इजी है, क्योंकि इसमें आपको एक दो फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन जो हम गुडविल में पढ़ चुके हैं वही कैलकुलेशन इसमें आएगी। ठीक है, तो आपको एक दो फार्मूला इसके याद रखना है कि नेट एसेट्स का कौन सा फार्मूला, यील्ड मेथड का कौन सा फार्मूला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड का फार्मूला कौन सा है। उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो उसका फार्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एकदम इजी फार्मूला है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स आपको पता है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला जो था कौन सा था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटीज। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर तो आपको जितने भी मान लीजिए कि कंपनी ने 30,000 शेयर इशू की है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 30,000। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें एक जो पॉइंट्स है इसके वैल्यूएशन ऑफ शेयर के, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी पॉइंट्स पे आपका जो चैप्टर है डिपेंडेड है। ठीक है, इसके अलावा कोई नया टॉपिक नहीं है इसमें। तो इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, और हम जो भी सम आएंगे उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, पर सबसे पहले हम नोट्स जो है इसकी बनाई है वो देख लेंगे कि
कौन से पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला इसमें आपको कहा है गुडविल इज जनरली वैल्यूड एंड एडेड टू द टोटल एसेट्स बाय एसेटिंग नेट एसेट्स। Even when goodwill does not appear in the books, the goodwill should be valued and included in the total assets. ठीक है, देखिए आपको जब भी आप नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करें तब आपको गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई हो वो आपको लिखनी है, ठीक है। पर अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई है तो आपको कैलकुलेट करके भी लिखनी पड़ेगी गुडविल, अगर कंपनी की प्रेस्टीज है तो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। वैसे तो हम गुडविल वाले चैप्टर में क्या करते थे कि आपको अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी गई होती थी तो हम नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि तब तो हम गुडविल की ही वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। बट अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अगर आप शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं तब आपको अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है तो आपको वो जो गुडविल दी गई है वो आपको नेट एसेट्स में यानी कि टोटल एसेट्स में इसको इंक्लूड कर लेना है। पर अगर आपको गुडविल नहीं दी गई है तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। किस तरह से? तो आपने गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा है, उसी तरह से हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि अगर आपको गुडविल दी गई है बैलेंस शीट में तो आपको लिख लेनी है टोटल एसेट में, और अगर नहीं दी गई है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया वाइल फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर में आपका मेन टॉपिक ये है कि हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दो पार्ट किए थे, किसके? इन्वेस्टमेंट के, कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन सा है और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेट करते थे नेट एसेट्स की वैल्यू तब हम सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही लिखा करते थे, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट उसमें लिखते नहीं थे। बट अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है, शेयर की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तब आपको क्या करना है, इसमें कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको सारे इन्वेस्टमेंट जो भी दिए गए हो वो सारे लिख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो भी रूल्स है वो गुडविल में आपको लागू पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट दिए गए वो सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट की अगर हम कैलकुलेशन करते थे तब हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस टैक्स एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है, यानी कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट दिए गए हो वो ट्रेडिंग हो या तो फिर नॉन ट्रेडिंग हो, आपको सारे इन्वेस्टमेंट अगर ध्यान में लेने हैं तो इसका जो भी इंटरेस्ट था, ठीक है, हम क्या करते थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो थी हम डिडक्ट करते थे, ठीक है, माइनस करते थे। बट इसमें तो कोई ऐसा रूल्स है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट की अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी ऐसा जो भी इनकम होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की वो आपको माइनस नहीं करनी है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो भी रूल्स था वो हमें इसमें ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है। वो हम कब देखेंगे, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की तब, ठीक है। चलिए, और एक आपको दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट एसेट्स। ये तो आपका जो गुडविल का नियम था वही सेम नियम है कि जब भी हम नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे तब अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है तो हमें क्या करना है, उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको एक फॉर्मेट में लिखा रही हूँ, ठीक है। आपको दिया गया है यहाँ पे कि फॉर्मेट ऑफ नेट एसेट्स व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई है पर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। अब गुडविल की कैलकुलेशन आपको पता है कि आपको सारे रूल्स जो है वो गुडविल के हिसाब से देखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अगर नेट एसेट्स कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो उसमें आप क्या करेंगे कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपने लिखा नहीं होगा नेट एसेट्स में, ठीक है। तो अगर आपको गुडविल नहीं दी गई है और आपने नेट एसेट्स तब गुडविल
के टाइम पे जो भी नेट एसेट्स आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, उसमें से अगर आपको शेयर के लिए नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, गुडविल की जो नेट एसेट्स है उसके पर से आपको शेयर की नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है, नेट एसेट्स व्हेन कैलकुलेट ऑन गुडविल, ठीक है, आपने जब गुडविल की कैलकुलेशन की है तब आपने गुडविल जो भी फाइंड आउट की है सॉरी, उसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि आपने क्या किया होगा, गुडविल की जब भी आपने कैलकुलेशन की होगी तब नेट एसेट्स में आपने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लिखा नहीं होगा, पर आपको क्या करना है, आपको शेयर की नेट एसेट्स फाइंड आउट करने, तब उसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस होगा, प्लस गुडविल जो आपने फाइंड आउट की है, ठीक है, और जो भी नेट एसेट्स मिल रही है वो आपकी शेयर के लिए नेट एसेट्स मिलेगी, ठीक है। तो ये जब भी आपको फार्मूला जो भी सम आएगा उसमें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, यील्ड मेथड, ठीक है, यील्ड मेथड यानी कि मार्केट वैल्यू भी उसको कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया होगा, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि मान लीजिए कि आपका जो शेयर है 100 रुपीज़ का है, बट उसके ऊपर आपको पेड अप अमाउंट जो मिल रही है वो 40 रुपीज़ है, तो जो 40 रुपीज़ है वो क्या होगी, शेयर की पेड अप वैल्यू, ठीक है। और रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड का आपको एक फॉर्मूला अलग से लिखा है, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है इज इक्वल टू डिवाइजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इंटू 100। पेड अप कैपिटल मान लीजिए कि आपकी जो 30,000 शेयर है और उसकी पेड अप वैल्यू आपको दी गई है 30 लाख, ठीक है, तो जो पेड अप कैपिटल है शेयर की वो कितनी होगी, 30 लाख। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, हमने एक फॉर्मूला लिखा है आपको, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू योर डिविजिबल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा है, किसमें, गुडविल में, बट गुडविल में क्या चेंज था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट तो लिखते थे, ठीक है, माइनस क्या करते थे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है, तो आपने क्या किया है, सिर्फ इसमें से वो स्टेप निकाल लिया है, बाकी सेम है, ठीक है, आपको टैक्स भी माइनस करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है, और लास्ट में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड, और रेट ऑफ डिविडेंड मिलने से आपको मिलेगी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे रूल्स जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि थोड़े से ही चेंज है, ठीक है, गुडविल से थोड़े से ही चेंज है, बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वो गुडविल की तरह है, ठीक है। और इसमें एक और भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, कई बार पूछा जाता है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और उसके अलावा एक वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो है फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू, उसका फॉर्मूला सिंपल है, अगर आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, तो उसके ऊपर से आप फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, एकदम सिंपल है, ठीक है। जब भी आपको बोला गया होगा तब हम फाइंड आउट उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक सम जो है, एक इजी सम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो रूल्स है वो भी याद रह जाए, ठीक है, और जो है हमारी कैलकुलेशन भी आज से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी के पास बुक है तो आपकी बुक में पेज नंबर 125, ठीक है, पेज नंबर 125 पे आपको दिया गया है सम नंबर 4। सम नंबर 4 एक सिंपल सम है, और सिंपल सम से हम आज स्टार्ट करेंगे कि आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। चलिए, आपको कहा गया है द बैलेंस शीट ऑफ सोना लिमिटेड कंपनी ऑन 31st मार्च 2012 वॉज एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, लियाबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है, और इसमें आपको कहा गया है 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व दी गई है आपको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5% डिबेंचर, क्रेडिटर्स, वर्कमैन सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ओके, और इस साइड आपको दिया गया है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू आपको दी गई है 2,40,000, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस। On 31st March 2012, the stock was valued at rupees 3,50,000 and goodwill at rupees 75,000। देखिए आपको गुडविल दी गई है, और वो जो आप हमने रूल्स देखे थे उसमें कि अगर आपको कोई भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू अगर दी गई हो तो आपको मार्केट वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। तो इसमें भी वही रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसमें उसके बाद आपको कहा गया है द नेट प्रॉफिट फॉर 3 years वर आपको दिया गया 3 years का प्रॉफिट 2009-10 95,000, 2010-11 65,000 एंड 2011-12 रुपीज 1,10,000, ऑफ विच 20% was placed to reserve, the proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged and where a fair investment return may be taken at 12%. Find the value of company's share बाय नेट एसेट्स मेथड एंड यील्ड मेथड। आपको वैल्यू निकालनी नेट एसेट्स मेथड से और यील्ड मेथड से, ठीक है। यानी कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अगर नेट एसेट्स मेथड यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है। वो क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, आपको नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला आपको याद है कौन सा, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में देखिए हमें दी गई यहाँ पे गुडविल, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है मार्केट वैल्यू, वही आपको ध्यान में लेनी है, कितनी है 75,000, ठीक है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की आपको वैल्यू दी गई है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, बट मार्केट वैल्यू आपको दी गई है कितनी 2,40,000। याद रखिए हमें अगर मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हमें मार्केट वैल्यू ही ध्यान में लेनी है, कितनी 2,40,000। उसके बाद आपको दिया गया स्टॉक, बट स्टॉक की वैल्यू भी आपको दी गई है 3,50,000, ठीक है, वही हमें ध्यान में लेनी है। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे पास है 3 लाख और कैश बैलेंस है 75,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल एसेट्स लिख लेंगे जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो, ठीक है। अगर आपको ये याद रखना है कि अगर मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हमें मार्केट वैल्यू ही ध्यान में लेनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल, ठीक है। याद रखिए हम नेट एसेट्स जो है शेयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल की वैल्यू आपको दी गई 75,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी गई है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको मार्केट वैल्यू ही ध्यान में लेनी है 2,40,000। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू आपको दी गई है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद है स्टॉक की वैल्यू हमें लिखनी है 3,50,000। यस, यहाँ पे हमने गलती कर दी। अगर आपको मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हमें मार्केट वैल्यू ही लेनी है। बैलेंस शीट में आपको 4 लाख दिए गए हैं और मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है 3,50,000, तो हमें लिखना है 3,50,000। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू हमें मिली है 3 लाख रुपीज़ एंड कैश बैलेंस भी आपको दी गई है कितने 75,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल एसेट्स जो मिल रही है उसका हम टोटल करेंगे, तो टोटल निकल के आएगा 75,000 प्लस 4,40,000, 3,50,000, 3,75,000, ठीक है। तो टोटल एसेट 12,40,000, ठीक है।
उसमें से हम माइनस करेंगे माइनस टोटल लियाबिलिटीज। ठीक है, तो लियाबिलिटीज आपको कौन सी दी गई है यहाँ पे वो देखेंगे हम। तो आपको दिया गया है 5% डिबेंचर, वो भी लियाबिलिटी है। क्रेडिटर्स लियाबिलिटी है। वर्कमैन सेविंग फंड लियाबिलिटी है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये भी लियाबिलिटी है। ठीक है, तो ये 4 लियाबिलिटीज आपको दी गई है, वो सारी लियाबिलिटीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 5% डिबेंचर 1 लाख, क्रेडिटर्स 5 लाख, वर्कमैन शेविंग फंड 1 लाख, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 75,000। ठीक है, तो इसका टोटल निकल के आएगा यहाँ पे 5,677,75,000। ठीक है, तो -7,75,000 इज इक्वल टू 4,65,000 जो है हमारी क्या बनेगी, नेट एसेट्स। देखिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी गई है। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई होती तो हम माइनस कर लेते, बट यहाँ पे कोई भी आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी नहीं गई है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी माइनस नहीं किया जाएगा, ये आपके पास क्या आएगी, नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स मिलने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो नेट एसेट्स निकल के आई यहाँ पे 4,65,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर यानी कि आपके पास इक्विटी शेयर कितने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 30,000, तो डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, तो 4,65,000 डिवाइडेड बाय 30,000 is equal to 15.5 rupees is your intrinsic value। जो 15.5 रुपीस निकल के आते हैं वो हमारी क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यील्ड वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारे पास नेट एसेट्स होनी चाहिए और नेट एसेट्स की कैलकुलेशन हमने कर ली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब बात करते हैं यील्ड वैल्यू। ठीक है, तो यील्ड वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, देखिए यील्ड वैल्यू के लिए हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट। बट डिविजिबल प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें करना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो देखिए 2009-10 का आपको प्रॉफिट दिया है 95,000 और 2010-11 का 65,000 और 2011-12 का 1,10,000। देखिए यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिया गया है 3 साल का, तो देखिए सबसे पहले 95 था, फिर 65, फिर 1,10,000, यानी कि पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। यानी कि इसमें कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे एवरेज मेथड के लिए, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है, जब आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाता हो। ठीक है, अगर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, तब हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आपको दिया गया सबसे पहले 95,000 प्लस 65,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। ठीक है, तो आपका जो टोटल है 95,000 प्लस 65,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 90,000। ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ता है। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमने आपको बताया कि फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि इसमें से माइनस होगा टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड।
बट इस सब में आपको कोई भी टैक्स रेट नहीं दिया गया और प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं दी गई। बट यहाँ पे आपको एक लाइन्स दी गई थी, कौन सी, तो देखिए, ऑफ विच, प्रॉफिट में से ऑफ विच 20% वॉज प्लेस टू रिजर्व, 20% वॉज प्लेस टू रिजर्व, यानी कि आपको 20% क्या करना है, रिजर्व में ले जाना है। दिस प्रपोर्शन बीइंग कंसिडर्ड रिजनेबल इन द इंडस्ट्री in which the company is engaged and where a fair investment return may be taken at 12%, यानी कि ये तो आपको दिया गया है जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो दिया गया है 12%। बट आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको प्रॉफिट में से 20% जो है रिजर्व में ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दिया गया हो कि आपको 20% है या तो फिर 25% है, आपको रिजर्व में ले जाना है, तो प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी की एक पॉलिसी है कि कंपनी जो भी उसकी ईयर है, ठीक है, हर साल कंपनी 20% जो है रिजर्व में ले जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में से 20% रिजर्व में ले जाने हैं तो 20% हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व, तो 90,000 इंटू 20% इज इक्वल टू 18,000, ठीक है। और माइनस करने से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 72,000। इट इज़ योर डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, बट रिजर्व में कहा गया तो रिजर्व में से माइनस, प्रॉफिट में से ये माइनस कर लेने से हमें क्या मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा तो ही हम मार्केट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, रेट ऑफ डिविडेंड, आपको जो भी सारे आपको फॉर्मूला लिखाए हैं वो आपको याद करना है, क्योंकि सारे फॉर्मूला जो है वो आपको यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल, और रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो याद रखिए इंटू 100, ठीक है। हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 पेड अप कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे पेड अप कैपिटल देखिए कितनी है, 30,000 इक्विटी शेयर थे और 10 रुपीज उसकी जो हमें पेड अप वैल्यू है, और पेड अप कैपिटल कितनी है, कैपिटल 3 लाख, ठीक है। पेड अप कैपिटल लेनी है हमें कितनी, 3 लाख। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखी जाएगी 3 लाख इंटू 100, ठीक है। तो आपके पास जो रेट निकल के आएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो 24% जो है आपका क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड। अब बात करते हैं लास्ट, हमारी जो मार्केट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। चलिए, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 24%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया है 12%, इन टू मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, पेड अप वैल्यू यानी कि आपका जो शेयर है वो आपको कितना रुपीस मिला है, आपको शेयर पे 10 रुपीस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, पेड अप 10 रुपीस। चलिए, इसमें आपको कौन सा मिलेगा, 24 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 रुपीज जो है हमारी क्या निकलेगी, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो आपको मार्केट वैल्यू निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, उसके पर से हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, फिर आता है रेट ऑफ डिविडेंड, और लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट वैल्यू। देखिए, फर्स्ट आपका जो सम है तभी आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जो है पता चलेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बट आपको सबसे पहले दो फॉर्मूला जो है याद रखने हैं, एक तो फर्स्ट कौन सा, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, और सेकंड वाला जो है वो यील्ड मेथड वाला, ठीक है। क्योंकि यील्ड मेथड के लिए हमें क्या
थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, फिर रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच।